बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about community medicine and public health. आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ का 12 लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपनसेशन एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। आज के लेक्चर में आपको कंपनसेशन एक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कंपनसेशन एक्ट्स बेसिकली क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिफाइन करेंगे। देन कंपनसेशन एक्ट जो है बेसिकली किन पे जो है किन के लिए ये पेश किया गया, तो आपको ये बताया जाएगा। देन कंपनसेशन एक्ट कब पेश किया गया, तो ये आप लोगों को बताया जाएगा। फर्दर कंपनसेशन एक्ट की क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये किस तरह से वर्क करता है। देन कौन से जो है वर्कर्स हैं जिन पे कंपनसेशन एक्ट जो है वो कंपनसेशन एक्ट में इंक्लूड हैं। देन कौन कौन सी डिजीज़ हैं या कौन कौन सी इंजरीज़ हैं जिनमें जो कंपनसेशन एक्ट में जो है वो इंक्लूड हैं। और कंपनसेशन एक्ट में उन इंजरीज़ के बाद जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो मंथली बेस पे जो है उनकी जो है वो हेल्प की जाती है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपनसेशन एक्ट आर आल्सो कॉल्ड वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट aims to provide workmen and their dependents some relief in case of accidents arising out of and in the course of employment and causing either death or disablement of workmen। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कि 1923 में बनाया गया, इसका जो बेसिक एम था वो वर्कमैन को प्रोवाइड करना है या वर्कमैन के जो डिपेंडेंट्स हैं, इन केस अगर वर्कमैन की जो है वो डेथ हो जाती है तो वर्कमैन के जो बाकी डिपेंडेंट्स होंगे, जो उनके घर वाले होंगे, उनको रिलीफ देना है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट। अगर कोई एक्सीडेंट का कोई केस आता है जो कि अराइज हो रहा है, एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस काम करने की वजह से या काम करने की जो जगह है वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है जिससे जो वर्कमैन है वो इंजर्ड होता है, ये वर्कमैन की डेथ हो जाती है, तो उसको जो है वो रिलीफ देना इस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का बेसिक एम है। एंड काजिंग आइदर डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन, तो इसमें दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। आइदर वर्कमैन की अगर डेथ होती है तो डेथ के केस में उसके डिपेंडेंट्स जो होंगे उनको रिलीफ दिया जाएगा, और डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन, या वर्कमैन अगर डिसेबल हो जाता है तो उसको जो है वो रिलीफ देना। द एक्ट इम्पोजेज स्टैट्यूटरी liability upon an employer to provide payment to employees when they suffer from physical disabilities and diseases during course of employment। तो ये जो एक्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की टू प्रोवाइड पेमेंट, कि वो पेमेंट दे एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, व्हेन दे सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। अगर उसका जो वर्कर है उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आती है या डिजीज़ उसमें जो है वो डेवलप होती है, तो उसको पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देना
उसको रिलीव देना उस एम्प्लॉय का, उस एम्प्लॉयर का, उस एम्प्लॉयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के, जो कि 1923 में जो था वो पेश किया गया। देन डेफिनेशन, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 is one of the important social security legislations। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट जो 1923 में जो था बनाया गया या इसको पेश किया गया, ये एक इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी है जो कि दी गई वर्कर्स को। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन to workmen and their dependents in case of accidental injury by means of payment of compensation by the employees। तो इसका जो एम है उसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है उस वर्कमैन को या उसके डिपेंडेंट्स को जो एक्सीडेंटल इंजरी, जो जिससे जो है जो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी इंजर्ड हो जाता है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, वो डिसेबल हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है बाय मींस ऑफ पेमेंट। तो उसमें जो है वो पेमेंट प्रोवाइड करना है बाय द एम्प्लॉयर्स, उस एम्प्लॉयर से जो कंपनी का मालिक होगा वो एज अ कंपनसेशन उस डिसेबल वर्कमैन को या उसके जो डिपेंडेंट होंगे उनको पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस एक्ट को हम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट कहते हैं। देन जनरल प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी और एक्सीडेंट एंड द वर्क डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है बेसिकली एक कनेक्शन देखा जाता है बिटवीन द इंजरी और एक्सीडेंट एंड द वर्क डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बेसिकली जो है वो एक कनेक्शन देखा जाता है कि जो इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है उसका वर्कमैन से क्या कनेक्शन है, ड्यूरिंग वर्क जो है काम करते हुए वो इंजरी हुई या वो एक्सीडेंट हुआ या उस काम करने की वजह से या उस काम करने वाली जगह की वजह से जो वर्कमैन था वो इंजर्ड हुआ या एक्सीडेंट उसका हुआ। तो इन दोनों में जो है वो एक कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। द onus इज अपॉन द एप्लीकेंट टू शो दैट, ये उस एप्लीकेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शो दैट, कि वो शो करे इट वाज द वर्क, कि ये काम ही था, एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेन्स विच कंट्रीब्यूट, या उस काम की वजह से जो स्ट्रेन था विच कंट्रीब्यूटेड, जिसने जो है फर्दर कंट्रीब्यूट किया टू आर एग्रीवेटेड द इंजरी, जिसने उस इंजरी जो है इंजरी को जिसकी वजह से इंजरी जो है वो हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ। तो ये एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कनेक्शन शो करे कि उसे जो इंजरी हुई है या उसकी जो डेथ है वो उस काम की वजह से, या उस काम के नतीजे में जो स्ट्रेन था उसकी वजह से जो है वो इंजरी हुई है। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वर्कमैन मस्ट बी एक्चुअली वर्किंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और दैट डेथ मस्ट अकर while he was working or had just ceased to work। तो इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि वर्कमैन जो है वो एक्चुअली वर्किंग प्लेस पे जो है वो मौजूद हो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जब वर्कमैन की जो है डेथ हो तो वो काम की जगह पर हो, या वो काम कर रहा हो, या उसने काम जो है वो ख़त्म किया हो और उसके बाद उसकी डेथ हो। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है उस काम की वजह से या उस काम की वजह से जो है डेथ होनी चाहिए या इंजरी होनी चाहिए, उन दोनों में कुछ ना कुछ जो है कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कमैन है वो एक्चुअली उस जगह पर हो या ड्यूरिंग वर्किंग जो है उसकी डेथ हो।
Then main provisions and scope of the act. Under the act, the state governments are empowered to appoint commissioners for workmen's compensation. इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है वो ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करे कमिश्नर्स को इस एक्ट के लिए फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम्स। तो जो क्लेम्स आते हैं, डिस्प्यूटेड क्लेम्स होते हैं, उनकी सेटलमेंट कराएं वो कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट हायर करेगी। देन डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ इंजरीज इन्वॉल्विंग डेथ। और ऐसे केसेस जिनमें ऐसी इंजरीज के केसेस जिसमें वर्कमैन की डेथ होती है, तो उसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाएं। देन रिवीजन ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स। देन फर्दर जो है वो पीरियोडिकल पेमेंट्स जो है वो वर्कर को जो है वो प्रोवाइड करवाना, वर्कर को देना, वर्कर को प्रोवाइड करना, वो इस कमिश्नर का जो है कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इसके इस एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट empowers the state governments to extend the scope of the act to any class of persons whose occupations are considered hazards after giving 3 months notice to be published in the official gazette। तो इसमें बेसिकली ये एक्ट जो है उन स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एक्ट उन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट उन सभी कंपनीज पे जो है वो लागू होता है जिनका जो काम है वो काफ़ी हैजर्डस है, तो उन पे ये जो लॉ है वो लागू होता है। देन सिमिलरली अंडर सेक्शन 3 of the act, the state governments are also empowered to add any other disease to the list mentioned in the parts A and B of schedule 2, and central government in case of employment specified in part C of schedule 3 of the act। तो इसमें ये भी गवर्नमेंट्स की जो है गवर्नमेंट्स को इम्पावर्ड किया जाए कि वो डिज़ीज़ जो है अगर कोई नई डिज़ीज़ आती है तो उसको लिस्ट में जो है वो डालना चाहिए। जो ऑलरेडी लिस्ट जो है वो इस एक्ट में जो है ऑलरेडी डिज़ीज़ की जो लिस्ट है उसमें अगर कोई न्यू डिज़ीज़ आती है तो वो इंक्लूड करना जो है उस गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि उसमें इंक्लूड करे, और फर्दर उसमें जो है उसको अगर अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसको जो है वो अपडेट किया जाए। Then definition section 2 commissioners, dependent, employer, disablement, wages and workmen। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जिनमें जो है कमिश्नर बेसिकली जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं ताकि इस एक्ट पे इस कंपनसेशन वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए। देन डिपेंडेंट में डेफिनेशन बताई गई कि डिपेंडेंट में कौन कौन से जो है वर्कमैन के अगर इन केस वर्कमैन की डेथ होती है तो उसके जो डिपेंडेंट हैं उनमें कौन कौन से डिपेंडेंट जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं और कौन से जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। तो डिपेंडेंट में बेसिकली उस इंजर्ड या उस वर्कमैन की जिसकी डेथ होती है उसके फर्दर जिनको जो है रिलीफ देना है तो डिपेंडेंट में वो फर्दर उनके फर्दर जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको डिफाइन किया गया। देन एम्प्लॉयर बेसिकली कंपनी का मालिक या ऐसा जो है पर्सन है जो फर्दर जो है लोगों से काम ले रहा है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्कर्स की जो है वो अपने वर्कर्स का ख्याल करे, और उसके अलावा उनको जो है इन केस अगर इंजरी या अगर उनकी कोई डेथ होती है तो उनको जो कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक जो है उनको वो पेमेंट करे। देन डिसेबलमेंट में डिफरेंट जो है डिफरेंट इंजरीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी इंजरीज़ हैं जो डिसेबलमेंट में जो हैं वो इंक्लूड हैं।
और फर्दर जो है डिसेबलमेंट में इस एक्ट में जो डिसेबलमेंट का इस एक्ट में जो डिसेबलमेंट है बेसिकली उनमें कौन कौन सी इंजरीज इंक्लूड हैं, तो डिसेबलमेंट में इस चीज़ के बारे में बताया गया। देन वेजेस है एंड वर्कमैन, वर्कमैन जो काम करता है, वर्कमैन एम्प्लॉयज़ को कहते हैं बेसिकली जो इंजर्ड होगा या जो इंजर्ड होगा या जिसकी डेथ होगी एट वर्क प्लेस, तो उसको हम वर्कमैन कहेंगे। और वर्कमैन को जो है वो रिलीव जो है वो दिया जाएगा इन केस ऑफ इंजरी, और अगर उसकी डेथ होती है तो उसके जो डिपेंडेंट होंगे उनको जो है वो रिलीव दिया जाएगा। देन वेजिस, वेजिस में जो है वो मंथली जो पेमेंट की जाएगी, रेगुलर पेमेंट जो है वो दी जाएगी वर्कमैन को या उसके डिपेंडेंट को, उसको हम वेजिस का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस थी। देन एम्प्लॉयज लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन सेक्शन 3, इनमें डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं वो इंक्लूड की गई हैं। इसके डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताया गया है जो इस एक्ट में जो है वो इंक्लूड हैं। और इन केस ऑफ दीज डिजीज़ अगर वो एम्प्लॉय जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डेवलप करता है, जो उसको उसमें जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डेवलप होती है, तो वो इस कंपनसेशन एक्ट से जो है उसको रिलीफ दिया जाएगा। देन पर्सनल इंजरीज हैं, पर्सनल इंजरी है। देन एक्सीडेंट्स हैं अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या ऐसी इंजरीज जो एम्प्लॉयमेंट या इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है तो वहाँ से अगर कोई इंजरी अराइज होती है या एक्सीडेंट अराइज होता है तो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। Then employer is not liable when disablement not exceeding 3 days, अगर disablement जो है वो 3 days से exceed नहीं करती, then इस एक्ट के मुताबिक उस वर्कमैन को उस वर्कमैन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। एक्सीडेंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक, तो ऐसे एक्सीडेंट जो ड्रिंक के रिजल्ट में जो है वो होते हैं या ड्रग्स की वजह से और डिसओबेड आर्डर्स की वजह से, डिसरिगार्ड्स ऑफ सेफ गार्ड्स या डिसरिगार्ड्स ऑफ सेफ गार्ड्स की वजह से, सेफ गार्ड्स जो है या प्रिवेंटिव मेजर्स अगर वो वर्कमैन जो है वो फॉलो नहीं करता, तो उसकी वजह से जितने भी एक्सीडेंट्स होंगे वो इस एक्ट में इंक्लूड नहीं है। इन केस अगर वर्कर जो है वो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग उससे कोई एक्सीडेंट जो है वो होता है और उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ होती है या उसकी इंजरी होगी, देन तब इस एक्ट के मुताबिक उसको जो है वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको जो रिलीव है वो नहीं दिया जाएगा। व्हेन इज एन एम्प्लॉय नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, तो इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि कब एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टू पे कंपनसेशन, वो कंपनसेशन जो है वो पे नहीं करेगा इफ़ द इंजरी डिड नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। तो इसमें अगर कोई ऐसी इंजरी वर्कमैन को जो है वो डिसेबल करती है जो कि एक्सीड नहीं करती, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 3 days से ज़्यादा नहीं जाता, तो इस केस में जो एम्प्लॉयर होगा वो कंपनसेशन पे नहीं करेगा, वो कंपनसेशन पे करने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ़ द वर्कमैन was at the time of accident under the influence of drink or drug, और अगर वर्कमैन जो है वो काम टाइम के वक्त उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक में था या ड्रग जो था वो ले चुका था, तो इस केस में भी जो है वो उसको एम्प्लॉय जो होगा वो लायबल नहीं होगा टू पे कंपनसेशन। इफ़ द वर्कमैन विलफुली डिसओबेड एन ऑर्डर expressly given a rule expressly framed for purpose of securing safety of the workman, और इन केस अगर वर्कमैन के जो SOPs बनाए गए हैं उसकी सेफ्टी के लिए वो फॉलो नहीं करता,
तो उस सेफ्टी मेजर्स को फॉलो ना करने की वजह से जो डेथ होगी या जो या जो कोई इंजरी होगी, तो इस केस में जो एम्प्लॉयर होगा वो कंपनसेशन पे करने का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इफ़ वर्कमैन willfully removed or disregarded any safety guard or other device which to his knowledge was provided for the purpose of securing his safety। तो अगर वर्कमैन जो है वो अपनी मर्जी से रिमूव कर देता है कोई सेफ्टी गार्ड या कोई ऐसी डिवाइस जो उसकी सेफ्टी के लिए उसको कंपनी की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से उसको दी गई थी, वो रिमूव कर देता है विलफुली, तब उसको जो है वो कंपनसेशन पे नहीं की जाएगी। देन ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, workers employed in certain types of occupations are exposed to the risk of the contracting certain disease which are peculiar and inherent to those occupations. A worker contracting an occupational disease is deemed to have suffered an accident out of or in the course of employment, and employer is liable to pay compensation for the same। और इन केस अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अलावा कोई दूसरी इनहेरिट डिजीज़ आ जाती है उस उस वर्कमैन में, तब भी जो होगा इस एक्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉयर होगा वो कंपनसेशन पे करेगा उस वर्कमैन को इन केस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम कैंसर की। अगर एक वर्कर है वो किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर जो है वो उसका एक्सपोजर है एक्सरेज से, तो उसमें जो है एक्सरेज से उसका जो है वो एक्सपोजर है और वो एक्सपोज होता है डेली बेसिस पे एक्सरेज से या डिफरेंट जो है वो रेज से जो कि कैंसर जो है वो डेवलप करती हैं। तो इन केस उसका जब एक्सपोजर होगा और उसमें अगर कैंसर डेवलप होता है या दूसरी कोई डिजीज़ है वो डेवलप होती है, तब भी जो है जो एम्प्लॉयर होगा वो कंपनसेशन जो है वो पे करेगा, क्योंकि उस वर्कमैन में जो डिजीज़ प्रोड्यूस हुई है वो उस काम करने वाली जगह पर जो फैक्टर्स पाए गए हैं जो कि डिजीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से डिजीज़ डेवलप हुई थी। इसलिए उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनसेशन जो है वो पे करे। देन एक्सीडेंट रिपोर्ट, व्हेन द एक्सीडेंट रिजल्ट इन डेथ और सीरियस bodily injury, the employer should send a report to the commissioner। तो इन केस एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट जो है वो होता है किसी वर्कर का, देन जो एम्प्लॉयर है वो सेंड करे रिपोर्ट जो है वो सेंड करे कमिश्नर को विद इन 7 days ऑफ एक्सीडेंट होने के 7 days के अंदर, इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम गिविंग द सर्कमस्टांसेस अटेंडिंग द डेथ और सीरियस बॉडली इंजरी। और साथ में जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं सर्कमस्टांसेस जो हैं वो साथ में बयान करनी चाहिए, वो साथ में लिखनी चाहिए, या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो भी साथ में प्रिस्क्राइब करने चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, द एम्प्लॉयर में गेट द कंसर्न वर्कमैन एग्जाम्ड बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एम्प्लॉयर जो है वो वर्कमैन को जो है वो एग्जामिन कराए from a qualified medical practitioner within 3 days from receiving the notice of the accident। एक्सीडेंट की जब रिसीविंग हो जाएगी तो within 3 days एक्सीडेंट रिपोर्ट या नोटिस जो है वो जब कमिश्नर को मिल जाएगा तो उसके बाद एम्प्लॉयर को जो है वो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। द एम्प्लॉय मस्ट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर सच एग्जामिनेशन, और एम्प्लॉय जो है उसको अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अपेयर होना चाहिए, अदरवाइज ही शैल लूज हिज राइट टू द कंपनसेशन। अगर वो अपेयर नहीं होता, वो प्रेजेंट नहीं होता और अपना जो है वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है उससे अपना चेकअप नहीं कराता, तो वो इस एक्ट में जो है वो इस एक्ट में नहीं आएगा। इस एक्ट के मुताबिक
उसको जो है वो कंपनसेशन जो है, जो रिलीव है वो उसको नहीं दिया जाएगा। फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयर टू हैव द वर्कमैन मेडिकली एग्जामिन डज नॉट debar him from the challenging the medical certificate produced by the workman. Then employer जो है अगर वो फेल हो जाता है टू हैव द वर्कमैन मेडिकली एग्जामिन डज नॉट debar him from challenging the medical certificate, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो चैलेंज कर रहा है उससे जो है वो फेलियर हो जाती है ऑफ एम्प्लॉयर की जो है वो फेलियर जिसने मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोवाइड किया था, मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है जिसने दिया था अपने एम्प्लॉय के चेकअप के लिए, चैलेंज उसको नहीं कर सकता, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को फर्दर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। देन अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे एबल टू अ वर्कमैन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंजरी, तो जो अमाउंट पे की जाएगी वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इंजरी पे, कास्ड बाय द एक्सीडेंट, के एक्सीडेंट से किस तरह की जो है इंजरी वो हुई है। देन मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन कंसर्न्ड एंड रेलिवेंट फैक्टर्स, उसके अलावा दूसरे रेलिवेंट फैक्टर्स और उसके जो मंथली वेजेस थी उसके मुताबिक जो है उसको जो पेमेंट है वो की जाएगी। द रेलिवेंट फैक्टर स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 4 फॉर वर्किंग आउट ऑफ द लमसम अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन। देन रेलिवेंट फैक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड किए गए हैं जो कि शेड्यूल 4 में जो है वो दिए गए हैं और उनमें जो है वो फर्दर अमाउंट लमसम अमाउंट जो है उसका बताया गया। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन अडल्ट एंड अ माइनर वर्कर विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इस एक्ट के मुताबिक अडल्ट और माइनर वर्कर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, उनको अमाउंट दी जाएगी कंपनसेशन की, जो अमाउंट दी जाएगी तो उस अमाउंट का जो है वो अमाउंट डिपेंड नहीं करती कि पेशेंट जो है वो अडल्ट है या वो एक माइनर वर्कर है, दोनों को जो है वो सेम ही अमाउंट जो है वो दी जाएगी, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। Their monthly wages 1/12 of the total wages fallen due to the payment by the employer during the last 12 months of that period, where the whole of the continuous period immediately preceding the accident was less than 1 month, the average monthly amount earned by workmen employed in the same work by the same employer, or if no such workman is employed by a workman employed in the same work in the same locality। तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं जिसमें जो है मंथली वेजेस पे या उसका जो कैलकुलेशन होगी तो वो किस तरह से जो है वो एम्प्लॉयर जो होगा वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा। इन अदर केसेस द 30 टाइम the total wages earned in last continuous period of the service divided by number of days comprising such period। और इसमें जो है लास्ट जो उसकी 30 टाइम्स की जो टोटल वेजेस होगी जो वो अर्न करेगा तो उसको जो है वो डिवाइड किया जाएगा विद द नंबर ऑफ डेज पे, उसमें जो फर्दर जो कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से जो है वो फर्दर उसको पेमेंट की जाएगी। वेयर द मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन एक्सीड 4000 हिज मंथली वेजेस विल बी डीम्ड टू बी 4000 ओनली। तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनमें जो है फर्दर कैलकुलेशन है कि किस तरह से जो है उसकी सैलरी की बेस पर या उसके जो है वो टाइम पीरियड की बेस पर हम एम्प्लॉयज़ को जो है वो फर्दर कंपनसेशन उसका कितना बनेगा, उसको कंपनसेशन में कितना जो है वो उसको पेमेंट की जाएगी। फेलियर टू रजिस्टर एग्रीमेंट व्हेन अ मेमोरेंडम ऑफ एनी एग्रीमेंट इज़ नॉट सेंट टू द कमिश्नर, और अगर किसी कोई एग्रीमेंट जो कमिश्नर को नहीं भेजा जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए द एम्प्लॉय शैल बी लाइएबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन, देन एम्प्लॉयर जो होगा वो फुल अमाउंट जो है कंपनसेशन की वो पे करेगा, विच कंपनसेशन विच ही इज़ लाइएबल टू पे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देन अमेंडमेंट्स एंड द चेंजिंग द एक्ट इज़ आल्सो नोन एज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। इस एक्ट को जो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट भी कहा जाता है
throughout the act where workman or workmen occur, the words employee and employees shall be substituted. तो इसमें जो है वो डिफरेंट अमेंडमेंट्स या चेंजिंग्स जो हैं वो लाई जा सकती हैं. क्लिनिकल एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. इसी तरह से क्लिनिकल एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्लिनिकल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा. कंपनसेशन फॉर डेथ रेज्ड फ्राम 80,000 to 1,20,000. तो इसमें जो कंपनसेशन की जो डेथ की अमाउंट है वो रेज की गई फ्राम 80,000 to 1,20,000 तक. देन कंपनसेशन फॉर पेमेंट टोटल डिसेबलमेंट रेज्ड फ्राम, इसी तरह से डिसेबलमेंट के लिए जो पेमेंट थी वो 90,000 से 1,40,000 तक जो है वो इंक्रीज़ की गई. इनमें अमेंडमेंट्स की गई. तो ये आज का लेक्चर था. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा. अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.